मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे मोहतरम सामीईन और मेरे आदरणीय श्रोताओं, आज इस इंफोटेनमेंट सीरीज़ के 7वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस ज़माने में मैं एक जर्नलिस्ट हुआ करता था, स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट इन इंडियन एक्सप्रेस और उसके बाद मिड डे में, उस ज़माने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी कि आज कौन सी कहानी कहाँ से खोजें और क्या फ़ाइल करें जो पेज 1 पे जाए और मेरे एडिटर को पसंद आए। वो ज़माना गुज़र गया, 25 साल पहले छोड़ दिया मैंने अपनी उस जीवन को। लेकिन आज भी जब मैं आपके सामने आके बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज ऐसी कौन सी आपको नई रोचक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाए विच यू विल स्पेयर 15 मिनट्स ऑफ योर प्रेशियस टाइम कि मेरे साथ बैठ के आप सुने और आपको उस कहानी में मज़ा आए। तो खैर मैंने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मैंने सोचा कि आज आपके सामने एक कहानी बयान करूं। मैं इस क्राइम जगत के, इस अपराध जगत की कुछ ख़तरनाक महिलाओं के बारे में। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक्चुअली औरतें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और हमेशा से जो हैं वो हमारे अटेंशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रिप कर लेती हैं। आपको पता है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड कहानी आपको सुना दूं और उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। माफिया क्वींस मेरी एक बहुत अच्छी क्राइम कहानी थी, क्राइम की किताब थी, जो मेरी दूसरी किताब थी, ब्लैक फ्राइडे के बाद में लिखी थी। एक्चुअली जब मैंने किताब लिखी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इतनी पॉपुलर होगी और लोग इतने पसंद करेंगे। हुआ ये था कि मेरे एक मित्र थे और वो मेरे मित्र आके मुझसे कहने लगे कि हुसैन भाई मुझे भी किताब लिखना है, कोई अच्छा आइडिया सजेस्ट कीजिए। सो मैंने कुछ आर्टिकल लिख रखे थे उस ज़माने में अपराधी महिलाओं पे। तो मैंने अपने उस मित्र को सजेस्ट किया कि यार क्यों ना तुम विमेन इन क्राइम पे कुछ लिखो। अपराध जगत में लोगों ने बहुत देख लिया, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सालिम, अरुण गवली, लेकिन किसी ने भी अब तक अपराध जगत की महिलाओं के बारे में कोई कहानी नहीं लिखी है। सो मैंने उनको कहा कि वाई डोंट यू राइट अबाउट देम। मुझसे उन्होंने हाँ कर ली कि हाँ अच्छा सब्जेक्ट है ये वो। लेकिन जाके फिर मेरे पीछे उन्होंने मेरे एक दूसरे मित्र से कहा कि यार ये तो ख़ुद तो लिख रहे हैं बड़े बड़े सरगना डॉन्स के बारे में, दाऊद के बारे में, सालिम के बारे में, और मुझको उन्होंने थमा दिया छोटी मोटी महिलाओं का जिक्र। अब जब ये बात मेरे कान में पहुंची तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर कहानी अपने आप में एक अलग इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मतलब देखिए, अंडे का एक अलग स्वाद है, एप्पल का एक अलग स्वाद है, ऑरेंज का एक अलग स्वाद है। आप इन तमाम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम। सो जिस तरह से दाऊद इब्राहिम की कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन सपना दीदी, सोचिए ना, ऐसी आपको कौन सी कहानी काम मिलेगी कि एक औरत जिसके पति को एनकाउंटर में मार दिया गया हो, उसने सिंगल हैंडेडली ये तय किया कि वो दाऊद को मारेगी और फिर उसने अपने इस लाइफ का मिशन बना लिया और फिर वो एक सीधे साधे घर की हाउसवाइफ थी और उसने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट किया इंतकाम लेने के लिए। यह पापा मनी वॉज अ रैक पिकर, वो कचरा उठाने वाली औरत थी। लेकिन किस तरह से वरदायन से उसका ताल्लुक़ होने के बाद में वो मुंबई में एंटॉप हिल एरिया में, धारावी एरिया में सबसे बड़ी एक ड्रग डॉन बन गई। और नॉट ओनली दैट, उसने बाकायदा अपनी मास्टरमाइंड बनाई, उसने लीगल मास्टरमाइंड, जो अगर आप मेरी किताब देखेंगे तो मैं उसमें बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको पूरी कहानी मिल जाएगी पापा मनी की। ऐसी बहुत सी कहानियाँ उसमें हैं। तो मुझे लगा था कि ये 12-13 औरतों की जो कहानी है वो अपने आप में एक अलग इंटरेस्ट होगा, उसका एक अलग फोकस होगा और पढ़ने में उसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो जब उन्होंने मेरे बारे में इस किस्म से अपनी राय व्यक्त की तो मैंने कहा मैं ख़ुद लिख लेता हूँ। तो जब मैं डोंगरी दुबई लिख रहा था अपनी, और उसको लिखने में 7 साल गए थे, तब मैंने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई जो है वो लिखना शुरू कर दी और उसमें मैंने तकरीबन 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ जमा की। और वो जैन बॉर्जिस जो मेरी उस वक्त मेरी कलीग थी एशियन एज में, हम दोनों ने मिल करके उस कहानी को साथ में ख़त्म किया। सो वही मेरा कहना है कि वो कहानी एक अलग कहानी है, एक अलग किताब है और उसका जो फोकस और उसका जो फ्लेवर है वो एक बहुत ही अलग है, मुख्तलिफ फ्लेवर है अब मेरी दूसरी कहानियों से। सो मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक जो है इन लोगों के तो बहुत बातें की हैं, लेकिन जो दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग औरतें भारत में दूसरे प्रदेश से आई हैं, मैंने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की। तो मुझे लगने लगा कि क्यों ना आज जो हूँ मैं उन औरतों के बारे में बात करूँ जो माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में इंक्लूडेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम अपने आप में उनका कैरेक्टर ग्राफ बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहा है। मज़ेदार इन द सेंस
सुनने के लिए, समझने के लिए, नॉट इन एनी अदर वे। आपको पता है कि औरतें, और ये सारी जो मेरी फीमेल लिसनर्स हैं वो मुझे माफ़ करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्राइम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्हेन एवर अ वुमन टेक्स टू क्राइम, वो ज़्यादा डेडली और ज़्यादा डेंजरस होती हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होती हैं, लेकिन जब भी उन्होंने किया है क्राइम की तरफ, उन्होंने जब भी अपना किया है, उनका ध्यान कुछ ज़्यादा ही फोकस के साथ रहा है, और वो एक्चुअली बहुत लीथल और बहुत ही ख़तरनाक साबित हुई हैं अपने क्राइम करियर के अंदर। और इसका सबूत है कि अगर आप जिस किसी को भी आप देख लें, जो बहुत सी देवश्री सिस्टर्स हैं, जो गाविट सिस्टर्स हैं, और जो आपने और लोगों को भी अगर कहानियाँ गूगल कर लें तो आप देख लेंगे उनके अंदर जो है वो क्राइम से मुतालिक उनका जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत अजीब किस्म का होता है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आई विल नॉट फोकस इनटू दैट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हियर। आई विल ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन 2-4 वो कैरेक्टर्स जो उस किताब में नहीं थे। हालांकि मैंने बाद में सोचा भी था माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के बाद में माफिया क्वींस ऑफ इंडिया लिखना, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। मतलब वो इतना सारा काम हो गया और इतनी मेरी मसरूफियत हो गई है कि मुझे कभी इस बात का मौका नहीं पड़ सका कि मैं अपने आप को उस काम से निकाल के लिख सकूं। और मुझे श्योर भी नहीं कि पता नहीं ये कोरोना के ज़माने में ज़िंदगी इतना मौका और मोहलत देगी कि मैं ट्रैवल कर आके भारत के अलग अलग जहाँ जाके इस किताब को कंपाइल करके लिख सकूं। तो उसी किताब से जो मेरे 2-4 जो कैरेक्टर्स मैंने सोच रखे थे कि मैं उनके ऊपर फोकस करूँगा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माफिया क्वींस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। वेल, तो पहले मुंबई से 1-2 औरतें ले लें जिनको इस किताब में इंक्लूड नहीं किया जा सका। पहली थी एक ललन भाभी। ललन भाभी जो है वो सिवड़ी के स्लम में रहती हैं, और ये जो है अपने आप में इनको ब्लैक गोल्ड क्वीन भी कहा जाता है। ये जब इंडियन एक्सप्रेस में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब ललन भाभी को जो है जब हेडलाइन बनी थी उसके अरेस्ट की, तब ये कहा था क्वीन ऑफ ब्लैक गोल्ड अरेस्टेड अंडर MPDA। उस वक्त इन पे MCOCS क्यों नहीं लगा ये मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन पुलिस ने उनको MPDA में अरेस्ट किया था। MPDA जो है वो एक महाराष्ट्र का लॉ है जिसको महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत जो है उसको अप्लाई किया जाता है। जो स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर्स और इस किस्म के जो अपराधी लोग होते हैं उनको इस MPDA एक्ट में अरेस्ट किया जाता है। तो चूंकि ये पेट्रोल एडल्ट्रेशन रैकेट में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और आपको पता है कि सिवड़ी जो मुंबई के जो सिवड़ी रेलरोड एरिया है वहाँ पे अक्सर जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रकर्स आते हैं, टैंकर्स आते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है। तो ये पेट्रोल को एडल्ट्रेट करके उसमें मिलावट करके ये वहाँ पे उस एरिया में जो है ट्रक वालों को सप्लाई कर रही थी, और इन्होंने अपना अच्छा खासा वहाँ पे जो है मुनाफा बना लिया था। लेकिन जब कुछ कंप्लेंट्स गई और जब उन्होंने वहाँ पे जो है काफ़ी धांधली शुरू की और लोगों के ऊपर अपना क्लाउड, अपना रसूख करना शुरू किया, अब ललन भाभी इमेजिन, मतलब कुछ तो बात होगी उनके अंदर कि लोगों ने जो है उनको अपना बहुत ज़्यादा मानना शुरू किया। तो मैंने सोचा था इनके बारे में लिखूंगा, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस इनके बारे में रिपोर्ट कर चुका था मैं, लेकिन वो मौका आ नहीं पाया। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके बारे में ये थी कि जब पुलिस ने इनको MPDA में अपनी हिरासत में लिया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जो मुझसे खुद कहा कि वो थोड़ा सा हैरान हो गया कि जब उनको लेके आया गया अरेस्ट करके पुलिस चौकी में, तो हर जैसे कि आपको पता है क्यू से कहा जाता है कि आपको इस बात का अधिकार है कि आप एक अपने वकील को फ़ोन करके वकील को बुलाइए जो आपकी बेल के लिए, आपकी ज़मानत के इंतज़ाम करें। वो पुलिस वाला कहने लगा कि मैं हैरान हो गया कि जब उसने कॉल किया तो उसने वकील को फ़ोन नहीं किया, उसने अपने घर पे अपनी किसी एसोसिएट को, जो किसी को रिश्तेदार थी, उसको फ़ोन किया और उसको कॉल कर कहती है कि सुनो वो किचन को जो है शिफ्ट कर देना। मैं सोचने लगा कि ये अरेस्ट हो रही है, ये पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, ये पता नहीं अब अंदर कितने दिन रहेगी, ये पता नहीं, और इस पर क्या केस लगाएगी और पुलिस को कितना सताएगी और किन परेशानियों उसको गुजरना पड़ेगा, इस औरत को पता नहीं। लेकिन ये औरत को अपना वकील बुला के अपने घर जाके अपने शौहर, अपने बीवी बच्चों या अपने दूसरे रिश्तेदारों की फ़िक्र नहीं है, इसको इस बात की फ़िक्र है किचन शिफ्ट कर दो, और ये फ़ोन पे पहला इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब जब इस पुलिस अधिकारी का माथा ठनका तो इसने फ़ौरन जाके सोचा कि अपने लोगों को भेजे इसके पास और पूछे किचन शिफ्ट कर दो क्या कोड है। तो उसने जब लोगों को भेजा और जब लोगों ने उसकी एसोसिएट जिसको कॉल गया था जब उससे पूछा, बात की, तो थोड़ी सी देर के बाद जो पुलिस ने अपना स्पेशल तरीके से उससे मालूमात की, स्पेशल तरीके को हम लोग नहीं चाहते फ़िलहाल, लेट दैट बी फॉर पुलिस एंड अदर्स, वो एसोसिएट
राज रख नहीं पाई और उसने उगल दिया कि किचन यानी हमारा वो वेयरहाउस, वो स्टॉक जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉक एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का रखा हुआ है। और इनको, ललन भाभी को इस बात की बहुत फिक्र थी कि अगर ये एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का स्टॉक पकड़ा गया तब तो ये बिल्कुल कन्विक्ट हो जाएंगी। अगर पुलिस के हाथ में एविडेंस ना आया तो हो सकता है पॉसिबल है कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में बाहर आ जाए, लेकिन अगर वो इतना बड़ा स्टॉक पकड़ा गया तब तो ये छूट नहीं सकती। ललन भाभी के इस एटीट्यूड को, इस ज़िद्दी, इस रिजिड एटीट्यूड को पुलिस ने फ़ौरन परख लिया, पहचान लिया और वो स्टॉक जाके उन्होंने सीज़ किया गोल्ड का, ब्लैक गोल्ड का, आई मीन द एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का। एंड फाइनली जो है ललन भाभी पे MPDA लगा दिया गया और उनको जो है तकरीबन 1-2 साल के लिए भेज दिया गया पुलिस जेल के अंदर। तो ये मैंने सोचा था कि जब भी अगर मुझे मौका पड़ा तो मैं इनका एक बाकायदा डिटेल प्रोफाइल करूँगा और आगे जाके कहानी ले जाऊँगा, लेकिन फिर वो इस बात का कभी इत्तेफाक हो नहीं पाया कि मैं ललन भाभी के ऊपर लिख सकूँ। ऐसे ही एक लक्ष्मी ठाकुर हुआ करती थी। अब ये आपको पता है कि हमेशा क्राइम जो होता है, और जो भी अगर मेरे जो इस वक्त श्रोता हैं, मेरे लिसनर्स हैं, उनको मैं एक बात ये कह दूँ कि क्राइम जो होता है वो हमेशा आपके वीकेस्ट लिंक को एक्सप्लॉइट करता है। अगर आपने अपने किसी भी वीकेस्ट लिंक को अच्छे से मजबूत कर रखा है तो आपको कोई भी क्राइम अपने गिरफ्त में नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल आज जैसे ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं कि लोग जो हैं वो वाईफाई जोन में जाकर के नेट बैंकिंग करने लगते हैं, या कोई भी उनसे फ़ोन करके उनसे OTP मालूम करने की कोशिश करता है, वो जिक्र बता देते हैं। तो आमतौर से आपको अगर होशियार रहें, अलर्ट रहें और एहतियात बरतें तो आपके लिए क्राइम के विक्टिम बनने के लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से जो लोग मतलब अगर कोई बियर बार में जाते हैं या किसी क्रिमिनल लोगों से पहचान रखते हैं, अगर उन्होंने अपने वीकेस्ट लिंक को महफूज रखा तो वो लाइफ में हो सकता है कभी भी क्राइम की चपेट में ना आए। लक्ष्मी ठाकुर ने क्या किया कि वो उनका एक जो है बहुत अच्छा सा मलाबार हिल में एक बहुत ही पॉश सा उनका डेन था। डेन यानी ऐसा था कि जहाँ पे बहुत अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के आते थे। ये बात तकरीबन 90s की है, जिस ज़माने में जो है प्राइवेट परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में जिस वक्त बार डांस भी अपने ज़माने में पीक पे नहीं था। तो लक्ष्मी ठाकुर क्या करती, जैसे बहुत करोड़पति लखपति लोग जो हैं वो, या जैसे कोई अरब कंट्री से लोग आए हुए हैं, अगर उनको अय्याशी करना है, अगर उनको कोई शौक़ है तो लक्ष्मी ठाकुर उनके लिए जो है वहाँ पे प्राइवेट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करती थी उन जगहों पे। नाउ दौरान प्राइवेट परफॉर्मेंस, अगर समझ लिए ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा वो थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया और वो कहता है कि नहीं मुझे इस लड़की के साथ में संबंध कायम करने हैं, तो लक्ष्मी ठाकुर कहती है कि नहीं ये बहुत शरीफ घराने की लड़की है और ये तुम्हारे साथ संबंध नहीं कायम कर सकती। हाँ, अगर तुम उसके साथ में शादी कर लो तो शायद हो सकता है कि मैं तुमको इस बात की इजाज़त दे दूँ। अब इस लड़के को जो कि शराब में धुत होता है या ड्रग पार्टी में पूरी तरह से नशे में हो गया होता है, इसको ये समझ में नहीं आता है कि ये इसके साथ में एक जाल रचा जा रहा है और ये उस जाल में फंस रहा है। ये लड़का उस लड़की के चूँकि हुस्न के जाल में गिरफ्तार हो चुका होता है, ये लक्ष्मी ठाकुर से हामिकारी भर देता है कि मैं शादी कर लूँगा। लक्ष्मी ठाकुर उससे कोई उसी वक्त स्टैम्प पेपर पर साइन करा लेती है, फ़ोटो खिंचवा लेती है, वीडियो उसकी पूरी फिल्म निकाल लेती है। अब जब इस लड़के ने वहाँ से हट करके उसी कमरे में कोई अगर उसने कोई काम किया, गलत काम कर लिया, तो उसका सारा एविडेंस लक्ष्मी ठाकुर ने अपने पास रख लिया। बाद में इस लड़के को या इस लड़के के बाप को और इस लड़के के बाप के जो दूसरे लोग फैमिली के लोग हैं उनको ये तस्वीरें दिखा के और ये सारा मामला बता करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब आपको पता है कि लोगों को अपनी इज्जत जो है पैसे ज़्यादा प्यारी होती है, तो वो इस छोटे से जिसको कांड में जिसमें उनसे कभी 5 लाख, कभी 10, कभी 15, कभी 20-25 लाख मांगे जाते हैं, उनको लगता है कि अगर 20-25 लाख रुपए दे करके अपना पीछा छुड़ाया जा सकता है तो क्यों ना अपना पीछा छुड़ा लें। तो वो लोगों ने ऐसे किया और लक्ष्मी ठाकुर का ये फ्लरिशिंग रैकेट काफ़ी हद तक चला, जब तक कि मलाबार हिल पुलिस ने इनको बस्ट नहीं कर दिया, इनको अरेस्ट नहीं कर लिया और इस ब्लैकमेलिंग रैकेट को ख़त्म नहीं किया। तो ये सारा जो है अपने आप में मुझे लगा कि ऐसी कहानियाँ जो है मुझे लिखना चाहिए, और ये बहुत पुराने ज़माने की बात है जब एज आई सेड के 90s में मैंने शुरू में अपनी क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी। सो उसी तरह से और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जहाँ मैं 2-4 कहानियाँ आपके सामने सिर्फ पेश करूँगा और आप जो है देखें कि किस तरह से अगर एक इंसान होशियार रहे और अगर
तवज्जो दे तो वो अपने आप को महफूज कर सकता है बड़ी बड़ी ख़तरनाक चीज़ों से। यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपके सामने जो बयान करूँ जिसका नाम है मिसेस किरण करके, वो महिला का नाम है किरण रामचंद्र, ये हरियाणा की थी। अब कहने के लिए ये बहुत ही असहाय, बहुत ही हेल्पलेस औरत थी, और इस औरत को जो है लोग उसको अगर मिले तो लोग उस पर तरस खा सकते हैं। तो हुआ यही था कि किरण जो है आके हरियाणा में कई सालों से रह रही थी और लोग जानते नहीं थे कि किरण जो है वो क्या औरत है और उसका बैकग्राउंड क्या है। सालों गुजारने के बाद में उसने एक शख्स हनीफ से, जो कि आर्मी से हुआ करता था, उससे ताल्लुक़ कायम किया। मैं मतलब उस ज़माने चूँकि काफ़ी किताबें पढ़ा करता था, तो कैन फॉलिट की एक किताब मुझे याद आ गई, आई ऑफ द नीडल, चूँकि उसमें ऐसे ही हुआ था कि एक स्पाई है, वो जाता है और जा कर के किस तरह से इंग्लैंड के अंदर एक आदमी से, एक औरत से ताल्लुक़ कायम करता है और उसके सारे राज निकालना शुरू करता है। तो ये जो किरण थी, इसने हनीफ से जो है रब्ता किया, और कहने को उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो कवर था, वो एक मैरिड वुमन का था, बट शी वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ स्पाई फॉर पाकिस्तान, ISI के लिए। इसने हनीफ के भोलेपन का फ़ायदा उठा के उसके साथ संबंध कायम किए, और फिर हनीफ के ज़रिए उसने आर्मी के बहुत से सीक्रेट जो निकाले, और उसने कई सालों तक हनीफ से घनिष्ठता रखने के बाद उसके बहुत से जो सीक्रेट्स थे, बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और बहुत सी जो बहुत सीक्रेटिव पोजीशंस थी, वो उसने निकाल के उसके ज़रिए हासिल करके वो उसने पाकिस्तान तक पहुँचाया। किसी को ये नहीं पता चल सका कि किरण का एक्चुअल रूप क्या था और ये किरण रामचंद्र जो है वो कौन थी। लेकिन बाद में पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद जब उसका पूरा इसका स्टेटमेंट जहाँ मेरे सामने दिख रहा है, जहाँ वो कह रही है कि फरीदाबाद में वो तकरीबन 20 साल से रह रही है, और उसके बाद उसने बयान किया किस तरह से उसके शौहर ने हनीफ से बात की, और किस तरह से हनीफ उसके घर आने जाने लगा, और किस तरह से उसके एक पेइंग गैस के मुताबिक रहती थी। उसकी एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी है जो फ़िलहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यानी थोड़े से पैसों के लिए और थोड़े से संबंध उसने जो कायम किए हनीफ से, उसके ज़रिए उसने बहुत कुछ जो है काम कर लिया, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो उसने लीक करके पाकिस्तान को पहुँचा दी। तो मुझे लगा था कि मैं कभी इस किरण रामचंद्र के बारे में भी, कि आप किसी की भी अपैरेंट पे मत जाइए। देखिए, ये जो नकाब होता है, ये बड़ा ख़तरनाक सा नकाब होता है किसी के भोले भाले होने का, किसी की सहानुभूति हासिल करने का। आपने देखा होगा अक्सर आपको सिग्नल पे लोग दिख जाएंगी, भीख मांगने वाली औरतें जो अपने गोद में बच्चा पड़ा हुआ है और उसकी दूध की खाली बोतल आपके सामने कर रही हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चे ने दूध नहीं पिया है। अब बहुत से भोले भाले लोग सोचते हैं इसको दूध दे दें और दूध के पैसे दे दें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा रैकेट है। वो बच्चा जो है वो सोया हुआ नहीं है, या उसको दूध की शॉर्टेज नहीं है, उसको कोई नशीली दवा या कोई टॉनिक पिला के सुला दिया गया है, और ये खाली दूध की बोतल जो है वो हज़ारों लाखों को दिखा करके उनके सामने ये पैसे बनाए जाएंगे। सो मैं घड़ी घड़ी आपके सामने एक चीज़ को एम्फसाइज ये कर रहा हूँ कि डोंट गेट डिसीव्ड बाय व्हाट यू सी। जो आपके सामने जो जाहिर है उस नकाब पे आप मत जाइए। ये हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत शातिर तरीके से बिछाया हुआ जाल हो जो आपको उसमें फंसाया जा रहा हो। अब आइए एक दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पे, भारती चांदमल। भारती चांदमल जो है वो एक्चुअली बार डांसर थी, और आपको बता दें कि ये बार डांसर्स जो होती हैं वो अपने लिए अलग अलग एक स्यूडोनेम बना लेती हैं और उस स्यूडोनेम से मशहूर होती हैं। मतलब मैंने अपनी किताब डेंजरस माइंड्स के अंदर मैंने लिखा था, तेलगी की स्टोरी जब लिखी थी मैंने, अब्दुल करीम तेलगी जो फेक स्टैम्प रैकेट के अंदर एक बहुत बड़ा मुजरिम था, और मैंने सोचा कभी मुझे करीम तेलगी के ऊपर अगर कुछ मौका मिला तो मैं कुछ कहानी बनाऊंगा। इसने इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की थी। मतलब जब लोग जिस ज़माने में फ़ेक करेंसी छापने की बातें करते थे कि हम फेक करेंसी छापेंगे, अब्दुल करीम तेलगी ने उस वक्त तय किया था कि वो फेक स्टैम्प पेपर बनाएगा, और तकरीबन इसने 20,000 करोड़ का ये स्कैम बनाया था फेक स्टैम्प पेपर को लेकर के। उस वक्त जब ये कहानी ब्रेक हुई थी तो बहुत छोटे पैमाने की कहानी थी, 1000 करोड़ के स्कैम उन्होंने स्टैम्प पेपर सीज़ किए थे पुणे से। बट बाद में जब और सारा कुछ मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा कि इसने जो है पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ये स्कैम चला रखा है। तो मैंने सोचा कभी इस पर कोई लिखूँगा, लेकिन मुझे कोई सीरीज़ के लिए लिखने का उसको मौका नहीं पड़ा। तो इसकी कहानी के दरमियान में मैंने लिखा था, जब मैं टोपाज बार में एक बार गया था और मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो टोपाज बार मैंने देखा था कि वहाँ
अजीब व गरीब। यानी वो सारी जो बार डांसर्स दिख रही थी वो किसी न किसी हीरोइन से उनकी मुशाबहत थी। यानी उनका उनका फेस कट, उनका जो भी बालों का स्टाइल और जो उनका मेकअप था वो उस ज़माने की मशहूर हीरोइन से और तारिकाओं से मिलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हैरान रह गया कि एक ही वक्त कैसे एक बार में मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर और जो दूसरी हीरोइन थी वो कैसे मुझे एक साथ दिख रही थी। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये उन्होंने ख़ास कर बनाया है अपने पेट्रन्स को लुभाने के लिए और उनको अपने जाल में फंसाने के लिए। तो जैसी भारती चांदमल जो थी, ये एक शरीफ घराने की औरत थी और उसको अपने लिए जो है पॉकेट मनी कहिए या अपने एक लैविश लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए उसको बार में डांस करना होता था। बहुत अच्छी मशहूर डांसर थी, तो ये बार डांसर बन गई और इसने अपना नाम आयशा रख लिया। अब जब ये बार डांसिंग करने लगी तो उसको बार, आपको पता है कि बार में कुछ बहुत ज़ाहिरन जो शरीफ लोग होते हैं या अपने को बहुत शरीफ कहते हैं बार में जाना, जो ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि बार में शायद शरीफ लोग जाते होंगे। तो उसी दौरान आयशा की मुलाकात एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र से हो गई और उसने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया, इवेंट डांसिंग का। ये इवेंट डांसिंग के अंदर आयशा जो है वो फंस गई और बाद में फिर आयशा जो है कई मुल्कों का दौरा करने लगी फॉर इवेंट डांसिंग, वेयर शी वाज डूइंग दिस प्राइवेट परफॉर्मेंस फॉर बहुत से जो दुबई के और अबू धाबी के और जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ के अरब से उन लोगों के लिए। करते करते उसकी मुलाकात एक शख्स असलम खान से हुई दुबई में। असलम खान जो है वो दाऊद इब्राहिम के एक साथी आफ्ताब बटकी का दोस्त था और आफ्ताब बटकी जो है वो फेक करेंसी का किंग पिन था। यानी इसको आफ्ताब बटकी के प्रोफाइल और उसके डिस्कशन को हम फिर कभी कर लेंगे अपने। लेकिन आफ्ताब बटकी ने आयशा से कहा कि तुम ये जो इतना सारा हर बार तुम्हें इवेंट डांसिंग करना होती है और परफॉर्मेंस देना पड़ता है और तुमको लोगों को जो अपने मिडिल मैन को जो पैसे देना पड़ते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा बिज़नेस सिखाता हूँ जहाँ पे तुम खुद अपने बिज़नेस की मालकिन होगी और तुम्हें किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। देखिए हाउ वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो आयशा ने पूछा, बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और आई वांट टू मेक ऑल द मनी, मैं सारे के सारे पैसे खुद रखना चाहती हूँ और मैं खुद अपने पैसों की मालकिन बनना चाहती हूँ। ये बीच में मिडिल मैन बहुत मेरे पैसे ले जाते हैं। तब आफ्ताब बटकी ने इसको समझाया कि तुम्हें इंडिया की फेक करेंसी जो है वो स्मगल करना चाहिए यहाँ से वहाँ। इसने क्या किया कि तब जो है कराची, दुबई और बहुत सी जगहों पे इंडियन करेंसी को वाटर डिस्पेंसर में डाल करके उसने स्मगल करना शुरू किया ना। जो ज़ाहिरन एक वाटर डिस्पेंसर है, उस ज़माने में आपको पता है कि अगर थोड़े से कस्टम्स वालों के साथ में संबंध बना लिया जाए, दोस्ती कर ली जाए या कुछ एक लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए तो उनके लिए स्मगलिंग करना बहुत आसान होता था। ये वाटर डिस्पेंसर दिख रहा है, लोगों ने कभी इसको खोल के देखने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली वाटर डिस्पेंसर है क्या। इस तरह से उसने उस वाटर डिस्पेंसर के अंदर लाखों रुपए के फेक करेंसी की स्मगलिंग शुरू की, या इवन जेन्युइन करेंसी की भी जो उसने यहाँ से वहाँ जो है करना शुरू की। और कहते हैं कि उसने इससे कुछ ही अरसे में करोड़ रुपए बना लिए और उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड था। ये तो जब कस्टम्स के कुछ लोगों ने सोचा कि ये इसके पासपोर्ट पे ये इतना ज़्यादा ट्रिप क्या कर रही है, ट्रैवल क्या मार रही है और हर बार ये वाटर डिस्पेंसर क्यों कैरी कर रही है और हर बार इसके वाटर डिस्पेंसर क्यों होता है और ये वाटर डिस्पेंसर अलग से ही मंगा रही है, क्यों हो रहा है। जब उनको दिमाग में पहली शक की सुई जब उन्होंने देखी तो उन्होंने फिर आयशा को फॉलो करना शुरू किया। एंड फाइनली एक वाटर डिस्पेंसर जब खोला गया तो उसमें उनको देखा कि इतनी बड़ी करेंसी इस तादाद उनको मिली है और तब जाके भारती चांदमल एलायस आयशा जो है वो बेनकाब हुई और वो पकड़ी गई और उसके बाद में वो गिरफ्तार हुई। ये भी एक अजीब कहानी है। यानी अगेन एज सेड कि जब औरतें जो है क्राइम वर्ल्ड में आती हैं तो उनका फोकस अलग ही होता है, अजीब किस्म का होता है। इनका नाम है शमीम बानो, किस लोगों ने उनको शमीम बेगम भी कहते हैं, कुछ लोग उनको कुमकुम भी कहते हैं। लेकिन इनका ये था कि ये आफ्ताब अंसारी के गिरोह से मिली हुई थी और चूँकि इनका बाद में जाके काफ़ी रसूख बन गया शमीम बेगम, शमीम बानो या कुमकुम का, तो ये अपने आप को भाभी के नाम से मशहूर हो गई। यानी आप सोचिए कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में जहाँ इतने सारे भाई होते हैं और भाई लोगों का मामला चलता है, कुमकुम बेगम या शमीम बेगम जो है उनको लोग भाभी कहने लगे। और फिर इसके बाद ये भाभी की आइडेंटिटी बहुत दिनों तक सीक्रेट रही। ये आपको पता है कि ज़्यादा ख़तरनाक काम नहीं करती थी और हुआ ये था कि इनकी पहचान जो है आफ्ताब अंसारी के एक दोस्त गुल्लू से हुई थी
और गुल्लू से इनकी जो है मुलाकात होने के बाद गुल्लू ने इनको मिला दिया अनवर अहमद से। अनवर अहमद जो है वो आफ्ताब अंसारी का बड़ा भाई है। ये दिल्ली में रहा करती थी और अनवर से और भाभी की जो पहचान बढ़ी तो बाद में 2 साल तक अनवर से नहीं मिला और फिर एक बार उसने उनको जेल से ख़त लिखा कि वो तिहाड़ जेल पहुंच गया है किसी मुकदमे में, लेकिन चूंकि ये अनवर के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी तो बाद में अनवर ने रिहा होकर शादी की और फिर इनको अपना कुरियर बना लिया। सो अब ये भाभी जो है वो कुछ नहीं करती, ये सिर्फ दिल्ली से जो है दुबई और दुबई से दूसरे मुल्क जाती हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव टेरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैरी करती थी और ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड की म्यूल बन गई। तो इन्होंने जो है यानी इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से ये जो है नवंबर 96 में इनकी मुलाकात हुई और किस तरह से ये तकरीबन 2005 यानी ये 9 साल तक इनको जो है पुलिस को भनक भी लगने लगी, लेकिन इन्होंने कई पासपोर्ट बना लिए और अलग अलग पासपोर्ट पे अलग अलग तरह ट्रैवल करने लगी और आबिदा याकूब के नाम से उन्होंने जो है मशहूर हुई। इन्होंने अपने साथ एक्चुअली लेके जाती थी पान और पान पराग और ये सारी चीज़ें लेके जाती थी ताकि पुलिस को या किसी को लगे कि ये तो एक्चुअली स्मगलर है, लेकिन उस नकाब के अंदर ये बहुत से ऐसे मैसेज सेंसिटिव किस्म के मैसेज जो है वो एक टेरर ग्रुप से दूसरे टेरर ग्रुप तक पहुंचाया करती थी। और फिर एक स्टेज ऐसी आई जब ये सिर्फ भाभी के नाम से मशहूर हो गई। हाँ भाभी आ जाएगी, हाँ भाभी कॉल कर लेगी, हाँ भाभी आपसे बात करेगी। अब आप सोचिए कि अगर 2 लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि भाभी आने वाली है तो उसमें आपको क्या डेंजरस दिख रहा है। सो अगर हमारी एजेंसीज अगर उन कॉल्स को मॉनिटर भी कर रही थी तो उनको सिर्फ कॉल पे ये सुनने मिलता था कि भाभी अगले महीने पान लेके आने वाली है या भाभी अगले महीने आपको पान पराग का कंसाइनमेंट पहुंचा देगी ना। ये सारी चीज़ें इतनी हार्मलेस हैं कि कोई भी इस बात को शक नहीं कर सकता कि भाभी पान पराग या पान नहीं पहुंचाने वाली है, भाभी एक्चुअली अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पाना लगाने वाली है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो उसे ले लेंगे। सो ये कुछ चंद कहानियाँ थी इंफोटेनमेंट की जो मैंने आपके सामने पेश की और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगली बार जैसा कि मैंने कहा कि बतौर पत्रकार मैं फिर से परेशान होऊंगा आपके सामने अच्छी कहानी लाने के लिए। तब तक देखते रहिए इंफोटेनमेंट, अपने आप को महफूज रखिए, कोई किस्म की गलती ना कीजिए और बहुत जल्द हम इस दौर से गुजर जाएंगे कोरोना से। और जैसा कि आपको पता है कि ये वेव ख़त्म हो रहा है, आप एहतियात बरतिए, सेफ़ रहिए, आप सब कुशल मंगल रहिए। मेरी आपसे दुआ है। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।